मिडिल ईस्ट की फिजा इस समय बेहद पेचीदा और तनावपूर्ण है। पिछले 2 साल से जिस तरह सिलसिला जारी है उसने न सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब सिर्फ एक संघर्ष या सीमित झगड़े की बात नहीं रह गई है, बल्कि पूरी मानवता की परीक्षा बन गया है। गाजा में तबाही जारी है, लोग बेघर हो रहे हैं और अंदरूनी विस्थापन की तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि वहां के लोग चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजर रहे हों, लेकिन अपनी जमीन छोड़ने को राजी नहीं है। ये वही बिंदु है जहां से पूरी बहस की गहराई समझ में आ जाती है कि संघर्ष अब सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि वजूद और पहचान का बन चुका है। पश्चिमी ताकतों की नीतियों ने पिछले दशकों में जो ढांचा तैयार किया था वो अब चरमराता हुआ नजर आ रहा है। उपनिवेशवाद और बाहरी हस्तक्षेप की जो परछाई रही है उसका असर अभी भी जारी है, मगर साथ ही इसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी और मजबूत हो चुकी है। सितंबर 2025 की स्थिति अगर अक्टूबर 2023 की तुलना करें तो साफ दिखता है कि इजराइल और उसके सहयोगी देशों के लिए जो लक्ष्य तय किए गए थे वो और दूर खिसकते जा रहे हैं। दरअसल मकसद ये रहा था कि फिलिस्तीन का मसला दुनिया की नजरों से ओझल हो जाए, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उल्टी रही। ये मुद्दा इतनी गहराई से जुड़ चुका है कि आने वाले 100 सालों तक भी इसे भूल पाना मुश्किल होगा। गाजा में जीवन की कठिनाइयां बेशुमार हैं। बिजली, पानी, इलाज और छत से महरूम लोग हर रोज संघर्ष कर रहे हैं। बावजूद इसके ये जज्बा दिखाई देता है कि लोग अपनी मिट्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये वही बिंदु है जो बताता है कि संघर्ष को जबरन खत्म करना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। अगर किसी भी स्तर पर लोग पलायन करने लगते हैं तो कहानी का अंत यही हो जाता है, मगर उनकी मौजूदगी ही पूरे संघर्ष का केंद्र बन चुकी है। ईरान की स्थिति भी अब इस समय बेहद विचलित है। 12 रोज की जंग के बाद वो अपने को और मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं। ये आत्मविश्वास सिर्फ लड़ाई की वजह से नहीं बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में बढ़ते हुए प्रभाव का नतीजा है। ईरान के खिलाफ अखबार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकारी बयानों से लगातार ये चिंता झलकती है कि इजराइल दोबारा हमला कर सकता है। इसके साथ ही परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देशों की एक तरफ नए प्रतिबंध लगाने की बातें हो रही हैं, लेकिन आलोचना यह है कि इजराइल को सवालों के घेरे में लाने की बजाय सारी ऊर्जा सिर्फ ईरान पर केंद्रित की जा रही है। हाल ही में एससीओ की बैठक में चीन ने साफ तौर पर इस रवैये की आलोचना की है और कहा है कि एक तरफा पाबंदियां किसी समाधान का रास्ता नहीं खोलती हैं, लेकिन यूरोप अपने रुख पर कायम है। इसी बीच फिलिस्तीन को लेकर यूरोपीय देशों में नए सिरे से बहस चल रही है। कई जगह ये मांग उठी है कि फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र दर्जा दिया जाए, मगर जमीनी सच्चाई ये है कि गाजा और वेस्ट बैंक दोनों जगह हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार और एक्सेशन की चर्चा बताती है कि तनाव किसी भी पल नए मुकाम तक पहुंच सकता है। आज जब हम मिडिल ईस्ट की तस्वीर पर नजर डालते हैं तो दिखाई देता है कि ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, ये वो मसला है जिसने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झंझोड़ कर रख दिया है। सवाल ये नहीं है कि किसकी जीत होगी, बल्कि ये है कि क्या कभी ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे इंसानियत की बुनियादी उम्मीदें बरकरार रह सकेंगी। मिडिल ईस्ट के हालात आज पूरी तरह से अस्थिर बने हुए हैं। स्थिरता की कोई ठोस तस्वीर दिखाई नहीं देती है। गाजा के हालात तो पूरी दुनिया की नजरों में हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में जो रोजाना घटनाएं हो रही हैं, जो विस्थापन और हिंसा की खबरें आती हैं, उनका कवरेज बेहद सीमित रह जाता है। ये तथ्य अपने आप में बहुत अहम है कि गाजा की तरफ वेस्ट बैंक भी लगातार दबाव में है, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर दिन वहां से ऐसी तकलीफदेह तस्वीरें आती हैं जो ये साफ कर देती हैं कि हालात सामान्य नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उपनिवेशवादियों की ताकतों की स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं रही है। उनके पास विकल्प सीमित होते जा रहे हैं और जो नीतियां अपनाई जा रही हैं वो उन्हें और कमजोर कर सकती हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि जब जब राजनीतिक या सैन्य दबाव बढ़ता है तो रास्ता हिंसा और जन नरसंहार की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन लंबी अवधि में यह रुझान बिल्कुल उल्टा नजर आता है। पश्चिमी प्रभाव और उपनिवेशवादी ढांचे के टूटने की आहट हर रोज तेज होती जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी कीमत फिलिस्तीन की जनता
घंटा चुका रही है। इतिहास में उन्हें इसी कुर्बानी के लिए याद किया जाएगा। मकसदों और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ तस्वीरें और भी साफ हो जाती हैं। इजराइल और उस पर पूरे सिस्टम का जो बुनियादी उद्देश्य था वो यही था कि फिलिस्तीन का मामला धीरे धीरे दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया जाए, इसे भुला दिया जाए, ऐसा बना दिया जाए कि यह मुद्दा आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वहीन हो जाए। लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके उलट हुई। आज की स्थिति यह है कि यह मसला आने वाले दशकों नहीं बल्कि शायद पूरे 100 साल तक भुलाया न जा सके, और यह उसकी बड़ी नाकामी मानी जा रही है। पिछले 70 सालों तक फिलिस्तीन की स्थिति अक्सर छुपाई जाती रही है। उस दौर में चंद लोग ही अंग्रेजी अखबार पढ़कर खबरों को समझ पाते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। फिलिस्तीनियों का और उनके साथियों का सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहा है कि उनका मुद्दा कभी भुलाया न जा सके, और इस मोर्चे पर उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। आज फिलिस्तीन सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। एक छोटा सा इलाका वैश्विक विषम का केंद्र बन गया है। इसलिए यह देखा जा रहा है कि जिनकी शक्ति और उद्देश्य दोनों कमजोर होते जा रहे हैं, वो अपनी स्थिति पर पर्दा डालने के लिए जन नरसंहार का रास्ता चुन रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इससे क्या हासिल होगा। इजराइल के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कि अगर ये जन नरसंहार जारी रहता है तो इसका परिणाम क्या होगा, आगे क्या मिलने वाला है। उनकी सेना के प्रमुख तक ने कहा है कि बंधक समझौता कर लेना बेहतर है। यहां तक कि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अगर गाजा पर कब्जा कर लेना संभव भी हो जाए तो भी हमास को हराना नामुमकिन है। इस बयान का अर्थ काफी गहरा है। हमास को सिर्फ एक संगठन या लड़ाकू विंग के तौर पर देखना गलत होगा। यह सही है कि अल कस्साम ब्रिगेड उसका सशस्त्र हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार फिलिस्तीनियों का सशस्त्र विरोध का अधिकार है, लेकिन हमास सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन के तौर पर दूसरे कामकाज में भी उसकी भूमिका है। मगर यह मान लेना कि फिलिस्तीन के प्रतिरोध का पूरा आधार सिर्फ हमास है, यह एक गलतफहमी है। असल प्रतिरोध की ताकत गाजा और वेस्ट बैंक के आम लोग हैं। हमास उनकी सिर्फ नुमाइंदगी भर कर रहा है, जबकि असली शक्ति, असली ताकत उस समाज के हर तबके में मौजूद है। इसका उदाहरण अतीत से लिया जा सकता है। जनवरी 2008 की घटना याद करने लायक है। उस समय गाजा की नाकेबंदी को सिर्फ 1 साल हुआ था। एक दिन खबर आई कि रफा सीमा पर जो मिस्र से लगी हुई है, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग जमा हो गए। उन्होंने बैरियर को हिलाना शुरू कर दिया और आखिरकार उसे गिरा दिया। उस समय वहां पक्की कंक्रीट की दीवार नहीं थी बल्कि धातु की शीटें थीं। लड़ाकों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, वो बस खड़े रहे, लेकिन भीड़ ने मिलकर उस दीवार को गिरा दिया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 से 3 लाख गाजा के लोग उस दिन मिस्र में दाखिल हुए। वो सैलाब की तरह सीमा पार करके मिस्र के अलग अलग शहरों तक पहुंच गए और सामान लेकर आए कई लोग अपने साथ पैसा और वस्तुएं ले गए ताकि वहां जाकर उनका आदान प्रदान कर सके, क्योंकि 1 साल की नाकाबंदी के बाद गाजा में हर चीज की कमी हो चुकी थी। यह सिर्फ एक वाकया नहीं था बल्कि इस बात का सबूत था कि प्रतिरोध सिर्फ हथियार बंद ग्रुप्स तक सीमित नहीं है। गाजा की पूरी जनता, पूरा समाज इस स्थिति में है कि जब हालात मजबूत करे तो वो अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। इसलिए जब यह कहा जाता है कि सिर्फ एक संगठन को हराकर समस्या हल हो जाएगी, तो यह हकीकत से दूर है। फिलिस्तीन के लोग ही असली प्रतिरोध की ताकत है और यही बात इस संघर्ष को किसी भी आसान समाधान से परे ले जाती है। गाजा की स्थिति को अगर गहराई से समझा जाए तो यह साफ हो जाता है कि वहां की जिंदगी किस हद तक नियंत्रण और अन्याय के घेरे में कैद है। गाजा की सीमाओं पर आज भी वही सिलसिला जारी है जिसे नाकेबंदी या सीज कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वहां कौन सा सामान जाएगा, कौन सा बाहर आएगा, लोग क्या खाएंगे, किस चीज की उन्हें अनुमति होगी। यह स्थिति 2006 से चली आ रही है और इसे तोड़ने की कोशिश लगातार की जाती रही है। जनवरी 2008 का वाकया इसकी सबसे अहम मिसाल है। जब लाखों लोग रफा सीमा की तरफ बढ़े, मिस्र की तरफ जाने लगे और पूरी दुनिया ने यह नजारा देखा, उस वक्त किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने लोग जब सीमा पार करेंगे तो शायद वहीं बस जाएंगे, गाजा की कठिन जिंदगी को छोड़ देंगे। लेकिन जो हुआ वो इसके बिल्कुल उलट था। ये लाखों लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर खरीदारी करके कुछ दिन मिस्र में रहकर वापस लौट आए। वो फिर उस जगह पर लौट आए जिसे दुनिया कैदखाना कहती है। उस वक्त मिस्र और इजराइल ने मिलकर गाजा को और मजबूत दीवारों और भूमिगत रुकावटों से घेर दिया
ताकि कोई सुरंग भी ना बना सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो गया कि गाजा की जनता बाकी दुनिया से अलग है। उनमें एक अनोखा जज्बा और संकल्प है। ये उनका निर्णय था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि बहुत पहले से अंदाजा लगाया जाने लगा था कि गाजा का समाज भविष्य में बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन यह भूमिका कितनी बड़ी होगी, इसका अनुमान शायद ही किसी को था। 7 अक्टूबर के बाद से जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है, वो उनकी क्षमता और उनके सामूहिक इरादे की झलक है। इस बात को भी समझना जरूरी है कि गाजा की आबादी का बढ़ना भी उनके प्रतिरोध का हिस्सा माना जाता है। 2008 में जब यह वाकया हुआ था, तब गाजा की आबादी लगभग 10 लाख थी। आज ये संख्या तकरीबन 22 लाख मानी जाती है, जबकि वहां कोई बाहरी पलायन या ग्रामीण इलाकों से शहरी प्रवासन का सिलसिला नहीं है। यह पूरी तरह से स्थानीय पैदाइश और जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। इतनी तेजी से किसी शहरी केंद्र की आबादी का बढ़ना आधुनिक इतिहास में एक दुर्लभ मिसाल है। इसे वहां के लोग अपनी ताकत मानते हैं। उनका मानना है कि जितनी बड़ी आबादी होगी, उतनी ही बड़ी प्रतिरोध की शक्ति होगी। यही कारण है कि वहां का समाज अपने बच्चों को केवल जीवन का हिस्सा नहीं मानता है, बल्कि अपने भविष्य की रक्षा और संघर्ष का जरिया समझता है। गाजा के लोगों का आत्मविश्वास और स्वाभिमान भी इसी प्रतिरोध का केंद्र है। वहां यह नारा गूंजता है, गाजा अर्जुल इज्जा, यानी गाजा इज्जत की जमीन है। यह नारा सिर्फ एक जज्बाती अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक आत्म छवि है जो पूरी कौम अपने बारे में रखती है। यह धारणा कि वो सम्मान के हकदार हैं, कि वो झुकेंगे नहीं और अपनी पहचान पर समझौता नहीं करेंगे। ये बात उन्हें बाकी दुनिया से अलग करती है। यही आत्मसम्मान और डिग्निटी उनकी असली ताकत है, और यही उन्हें संघर्ष में टिकाए रखती है। उसका असर साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि गाजा आज भी खड़ा है। हमास के कितने ही लीडर एक एक करके मार दिए गए हों, और बाकी भी कभी भी निशाना बनाए जा सकते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? असल ताकत तो उस सोसाइटी में है, उस आवाम में है, जो पूरी की पूरी अपनी रगों में सिर्फ मुजाहिमत और रेजिस्टेंस लेकर पैदा होती है। जब कोई कौम अपने मुकद्दर को रेजिस्टेंस से जोड़ ले, जब पूरी की पूरी सोसाइटी लड़ने पर यकीन रखे, तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आज उनसे यह कहा जा रहा है कि गाजा छोड़ दो, अपनी सरजमीन को छोड़कर निकल जाओ। यह तुम्हारे लिए वॉलेंट्री माइग्रेशन है। सोचिए और जरा जुल्म की इंतहा देखिए। तुम्हारी ही जमीन से तुम्हें निकाला जाएगा और कहा जाएगा कि शुक्रिया अदा करो, तुम्हें $5000 का चेक मिल रहा है। यह है दुनिया का सबसे शर्मनाक मुतालबा। लेकिन गाजा के लोग जरा भी तैयार नहीं हैं। उनकी जिंदगी चाहे छिन जाए, उनके घर चाहे राख हो जाए, उनके बच्चे चाहे शहीद कर दिए जाएं, मगर वो अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर एक बार गाजा से निकले तो फिर वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यही वजह है कि चाहे कितनी भी बार उन्हें अंदर ही अंदर बेघर किया जाए, कितनी ही बार उन्हें इंटरनल डिस्प्लेसमेंट झेलनी पड़े, फिर भी वो जमे हुए हैं। आज वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट और इजराइल की ख्वाहिश यही है कि ये लोग गाजा छोड़ दें। दूसरी ख्वाहिश ये है कि यहाँ कोई री एस्टेब्लिशमेंट ना हो, मगर जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। कई इंडस्ट्रीज, कई बयान साफ इशारा करते हैं कि असल में सबसे बड़ा खतरा खुद इजराइल के वजूद पर मंडरा रहा है। उसका जो राजनीतिक ढांचा है, उसकी जो स्ट्रेटजी ऑफ इजरायली कहा जाता है, उसके गिरने के आसार नजर आने लगे हैं। आप देखिए, वहां की बड़ी आबादी ऐसी है जिसका असल घर कहीं और है। किसी का इंग्लैंड में, किसी का फ्रांस में, किसी का अमेरिका में। यहां तो उन्होंने महज कब्जा करके दूसरा घर बना लिया है। और जब हालात मुश्किल हुए, जब जुल्म पलटकर भारी पड़ा, तो बहुत से लोग भागे और अपने असली घर लौट गए। यही बताता है कि यह जमीन उनके लिए वतन नहीं है, बस एक कब्जा है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। कभी भारत को धमकाता है, कभी शी जिनपिंग को, मगर पुतिन है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। सच ये है कि अमेरिका की बात अब कोई नहीं सुनता, कुछ यूरोपीय मुल्कों को छोड़कर। और जब अमेरिका ही कमजोर हो रहा है, तो उस पर टिके हुए सारे मुल्क भी गिरने लगेंगे। और एक और बड़ी हकीकत यह है कि दुनिया की आवाम अब इजराइल से नफरत करने लगी है। अमेरिका के अपने सर्वे बताते हैं कि वहां की
नई नस्ल का 60% से ज्यादा हिस्सा इजराइल नहीं बल्कि हमास को सपोर्ट करता है। यूरोप में हाल यह है कि सबसे सख्त पाबंदियों वाले मुल्क जर्मनी तक में हजारों लोग सड़क पर निकल आते हैं और ये सिर्फ मुसलमान नहीं होते, इनमें ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं और यही हाल फ्लोटिलाज में दिखता है जहां गैर मुस्लिम बहुमत में होते हैं। यही वजह है कि इजराइल की इमेज मिट्टी में मिल चुकी है, यहां तक कि ट्रंप तक ने मान लिया है कि तुम जंग भले जीत लो लेकिन परसेप्शन की लड़ाई तुम हार चुके हो और यह परसेप्शन की जंग ही असल जंग है। और यहां पर भारत के लिए भी एक सबक है, हमें सोचना होगा कि क्या हम भी अमेरिका की गोद में बैठकर अपनी तकदीर लिखवाना चाहते हैं जिसकी पकड़ दिन ब दिन ढीली पड़ रही है, या फिर हमें अपनी राह खुद तलाशनी होगी। भारत को यह समझना होगा कि आने वाला वक्त उन मुल्कों का है जो अपने पांव पर खड़े रहेंगे, जो दूसरों के सहारे पर नहीं बल्कि अपनी आवाम की ताकत और अपनी जमीन की असलियत पर भरोसा करेंगे। यही हकीकत है, यही इबरत है और यही भारत का रास्ता होना चाहिए।